नमस्कार, मैं विमल नरेंद्र साठी बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम अपने पिछले चरण को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम बखूबी जानते हैं कि जब कभी भी सनलाइट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट होता है मेटल शीट के ऊपर, सो मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इमिटेड इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्लो होने वाले करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हमें बखूबी जानते हैं कि आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से ज्यादा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अर्थात आए हुए फोटोन की वेवलेंथ बंधे हुए फोटोन की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। हमें बखूबी जानते हैं। इसी के साथ हमने ये भी सीखा, हमने कैरेक्टरिस्टिक में ये भी ऑब्जर्व किया कि आए हुए फोटोन के नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ते जाती है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया, तादाद बढ़ती है, नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। मैंने ऐसा नहीं कहा उनकी एनर्जी बढ़ती है। यह सब तब होता है जब न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो या फिर लैम्डा लेस देन लैम्डा जीरो होता है। हम ये भी देखते हैं कि दिए गए फोटोन की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जो भी फोटोन है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, सो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के साथ। हम ये नहीं कहते कि न्यू लेस देन न्यू जीरो पे कुछ होता है, क्योंकि न्यू अगर लेस देन न्यू जीरो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता, कोई करंट नहीं आता, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आती, कुछ नहीं होता। सब कुछ होता है जब न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो या लैम्डा लेस देन लैम्डा जीरो होता है। इसका मतलब व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन द मेटल शीट, देन एंड ओनली देन द इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड फ्रॉम द सरफेस एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑर्डिनरी लाइट से अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है तो समझ जाना है कि वो अल्कली मेटल्स है, सोडियम, पोटेशियम, सीसियम। और अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जरूरत पड़ रही है तो समझ जाना वो इन सबको छोड़कर कुछ तो भी दूसरी मेटेलिक सरफेस है जहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए बाहर से लगने वाली एनर्जी भी ज्यादा है, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट सनलाइट से ज्यादा एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट की होती है। ये सब बातें कैरेक्टरिस्टिक्स में कही गई थी, हमने सुनी है, पढ़ी है, लिखी है। साथ में अगर हम बात करें तो आने वाले इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल खर्च होता है वो भी उतना ज्यादा होता है। उनमें भी रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर न्यू लेस देन न्यू जीरो है तो ये भी बात लागू नहीं होती। तो ये सब कुछ पॉसिबल है अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है। कई बार हम कहते हैं कि फोटोन एक भेजा, एक इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, बिल्कुल सही। दो फोटोन भेजे, दो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, बिल्कुल सही, लेकिन कंडीशन है न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू जीरो। आप दो फोटोन भेज रहे और दोनों फोटोन का न्यू सेम है, जो कि लेस देन न्यू जीरो है, न्यू जीरो 5 है, दोनों फोटोन आ रहे 4 वाले, वो दो मिलकर भी एक इलेक्ट्रॉन को इमिशन नहीं करवा सकते, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक इलेक्ट्रॉन एक समय पर एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज्यादा को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यह कि जो क्राइटेरिया हमने रखा है कैरेक्टरिस्टिक में, वो बात हमारे दिमाग में अब जहन में बैठ चुकी है। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, कोई टाइम लैग नहीं होता। फोटोन आया, करंट दिखना शुरू, फोटोन आया, करंट दिखना शुरू। क्यों? क्योंकि कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन परफेक्टली इलास्टिक है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं है, बिल्कुल सटीक कोलिजन है। और इस सटीक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं है, इसलिए जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है उससे पहले खुद को फ्री करता है जितने से बंधा है,
और बची हुई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो फिनोमेना इज इंस्टेंटेनियस, नो टाइम लैग बिटवीन द कोलिजन एंड इमिशन। हमने ये भी सीखा कि जो फोटोन आ रहा था जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ तो भी थी, जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि जब इमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसे रोकने वाले पोटेंशियल से खर्च की जा रही है। सो वो वर्क डन के रूप में वो प्लेट उसे अट्रैक्ट करने से बजाय रिपेल कर रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में। तो जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल खर्च किया जा रहा है उसे रोकने के लिए, उसे यानी चार्ज को, सो चार्ज इनटू पोटेंशियल बिकम्स वर्क डन। सो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन to stop the electron to approach to the anode or collector. So work done is equal to maximum kinetic energy, W is equal to EK max, that W is work done E into small e into V suffix s is equal to half m V max का स्क्वायर। उस बेसिस पर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख रहे हो E into Vs, उस बेसिस पर आप हाफ एम बी स्क्वायर की मदद से वी मैक्स का फॉर्मूला देख सकते हो, उसी बेसिस पर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला देख सकते हो, क्योंकि आप सब लोगों के पास ये इक्वेशन अब मौजूद है। हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी एस, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ई के मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी एस। तो पिछले लेक्चर में हमने ये बात देखी थी, मैथमेटिकली मैं बात सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। सो ई के मैक्स ई इंटू वी एस के बराबर था हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर ई इंटू वी एस है। सो वी मैक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहां तैयार कर सकते हो 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू वी एस अपॉन एम। अगर वी मैक्स चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको वी मैक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा जो अंडर रूट में स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसे रोकने के लिए पोटेंशियल उतना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और कितनी ज्यादा वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन जाएगा वो डिसाइड करने वाली है आने वाली इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी। तो एक फॉर्मूला ई के मैक्स का हो गया, दूसरा वी मैक्स का हो गया, और आप चाहो तो यहां से वी एस का फॉर्मूला, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हो। वी एस इज इक्वल टू, सबको दिखाई दे रहा है, वी एस इज इक्वल टू एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ई, एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ई, फॉर्मूला फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल ई के मैक्स अपॉन स्मॉल ई। इन फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक, इन्हें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जितनी बातें मैंने सीखी, लगभग 8 मिनट के आसपास मैंने अपनी बातचीत में आपके सामने की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे नए पड़ाव पे लेके चलते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज ने कैसे इन सब बातों को प्रूफ किया। अब एक्सपेरिमेंटली जब हमें प्रूफ करना है तो आप देख रहे हैं पीछे मैंने हेडिंग देकर रखा है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू अंडरस्टैंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने बनाकर रखा है, जिसमें आप लोगों को एक इवैक्यूएटेड चेंबर नजर आ रहा है, जो पूरी तरह से वैक्यूम है, कुछ एयर वगैरह नहीं है, किसी प्रकार का कोई गैस नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये आपको पूरा चेंबर नजर आ रहा है, इवैक्यूएटेड चेंबर, ग्लास ट्यूब इवैक्यूएटेड चेंबर, कैपिटल जी से मैंने उसे डिनोट किया है, इवैक्यूएटेड चेंबर, ग्लास ट्यूब चेंबर। इस ग्लास ट्यूब चेंबर के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड रखी है। एक इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड है, जो कि एमीटर के रूप में काम कर रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और एक एनोड के रूप में है जिसे मैंने कलेक्टर कहा है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम करेगा। कैथोड को बैटरी का निगेटिव कनेक्टेड है, एनोड को बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है। एनोड पर बैटरी का पॉजिटिव गया ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके।
कैथोड पर बैटरी का निगेटिव गया ताकि वो इलेक्ट्रॉन को जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से इमिट होंगे उनको रिपेल करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी देकर आगे भगा सके। ये बैटरी जो भी पोटेंशियल दे रही है वो V है, जो कि वेरिएबल पोटेंशियल है। आप इसे चेंज कर सकते हैं, 0 1 2 3 वेरिएबल है, मतलब चेंज कर सकते हैं। और भी अगर आपको ज्यादा चेंजेस कराने हैं तो आप आगे में एक रियोस्टेट कनेक्ट कर सकते हैं ताकि उसे पॉइंट टू पॉइंट चेंजेस भी आप दे सकते हैं, 0.1 0.2 0.3 0.4 भी। मैंने कहा वेरिएबल बैटरी सप्लाई है जिसमें आप 1 2 3 4 जो भी लिमिट है वहां तक दे सकते हैं। अगर आपको 1 2 नहीं देना है, 1 2 के बीच में भी 0.1 0.2 देना है तो आप चाहो तो यहां पर आप रियोस्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और रियोस्टेट की मदद से वो भी चीज हो सकती है। फिलहाल मैं उसे नहीं दिखा रहा, उसके पीछे रीजन है क्योंकि जो भी हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1 2 के स्टेप में प्रोवाइड किया तो भी अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। सब लोगों को ये ओपनिंग दिख रही है, इसका नाम रखा है मैंने विंडो, क्योंकि यहां से लाइट एंटर कर सकता है। लेकिन विंडो में बाउंड्री लगा के रखी है कि पूरा लाइट ना आए, इसलिए कंट्रोल करने के लिए शटर लगा के रखा है। जैसे विंडो में होता है ना शटर, वैसा शटर है। शटर पूरा क्लोज है तो फोटोन लाइट नहीं जाएगा। और मैंने स्पेशली लाइट का नाम सनलाइट रखा है, उसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया सनलाइट के मदद से किया गया, ऑर्डिनरी लाइट की मदद से किया गया फोटोन के रूप में। सो ये कैथोड जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। अब आप बोलोगे सर फोटो सेंसिटिव मटेरियल किसको? फोटो सेंसिटिव यानी जिस पे लाइट पड़े और असर दिखे उसे फोटो सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं। सभी सोडियम का नाम बखूबी जानते हैं। सोडियम को जब भी लाइट में रखो, जनरली सोडियम कैरोसिन में रखा जाता है, जब भी आप उसे एयर में निकालते हैं, लाइट के प्रेजेंस में निकालते हो, जलना शुरू कर देता है, बर्न होना शुरू कर देता है। तो उसके पीछे का रीजन है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। तो ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो लगाया गया है कैथोड का, वो अल्कली मेटल है, वो सोडियम हो सकता, वो पोटेशियम हो सकता, वो सीसियम हो सकता, जिसपे सनलाइट इंसिडेंट होगा, जिसको कंट्रोल करने के लिए शटर है। शटर के नीचे क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा हुआ है, क्वार्ट्ज का ग्लास लगा हुआ है, क्योंकि सभी जानते हैं क्वार्ट्ज का जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है वो 1 होता है। सभी ने रेडिएशन चैप्टर पढ़ा है, सभी को बहुत अच्छे से पता है कि एब्जॉर्प्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो ट्रांसमिशन की जो क्वालिटी होती है डायथर्मनस बॉडी की, डायथर्मनस बॉडी में एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, जो पूरी की पूरी हीट ट्रांसमिट करने की काबिलियत रखता है क्वार्ट्ज मटेरियल। क्योंकि जो सनलाइट इंसिडेंट हो रहा है इस विंडो के थ्रू, इस पर जाने के लिए हम चाहते हैं वो पूरा जैसे का तैसा पहुंचे, इसलिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ग्लास का इस्तेमाल किया गया। यह पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखा गया है ताकि हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में नाम सुना उसे हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सके। तो जो बातें मैं आपके सामने बताऊंगा 3 केसेस कंसीडर करते हुए बताऊंगा, जिसमें छोटे छोटे मुद्दे हैं और साथ में कुछ ग्राफ्स है। तो लगभग 4-5 ग्राफ्स आपके सामने आएंगे जिनसे आपको मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर होती नजर आएंगी, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पिछले लेक्चर्स में देखे थे वो वेरीफाई होंगे, हाँ ऐसा होता है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं केस नंबर 1 से। केस नंबर 1 में मैं शब्द लेकर चल रहा हूं कि जो भी पोटेंशियल हम बैटरी का दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा है, मतलब बैटरी का पोटेंशियल मैक्सिमम है और साथ में थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मैं उसे कांस्टेंट रखूंगा। केस नंबर 1 में मैं बैटरी का पोटेंशियल जो भी रख रहा हूं मैक्सिमम रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा, मैक्सिमम रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करूंगा, जो भी रख दिया फिक्स कांस्टेंट। दूसरा टर्म है कि उसके अंदर में इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अर्थात नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स रखूंगा। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन अर्थात नंबर ऑफ फोटॉन्स जो भी रखूंगा वो मैक्सिमम भी रखूंगा और कांस्टेंट भी रखूंगा। सर आप कहना क्या चाहते? मैं सबसे पहले केस में ये नहीं चाहता कि किसी प्रकार की अड़चन कहीं नजर आए। मैं अपने पहले केस के लिए
कैथोड को फुल निगेटिव, एनोड को फुल पॉजिटिव पोटेंशियल देकर, मैक्सिमम पोटेंशियल देकर बैठा हूं, ताकि अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो तो जाने में कोई अड़चन ना है, इलेक्ट्रॉन अगर इमिट हो तो अट्रैक्ट होने में कोई अड़चन ना है। खिड़की का शटर भी पूरा खुला रखूंगा ताकि सनलाइट जितना भी उस जगह पर पड़ रहा है पूरा आए। पूरा आए मतलब इंटेंसिटी पूरी रहे, मैक्सिमम रहे, नंबर ऑफ फोटॉन्स मैक्सिमम रहे। सो वी मैक्सिमम कर दिया बैटरी सप्लाई, फुल सप्लाई के साथ साथ इंटेंसिटी भी फुल कर दी। अब जो बदलने वाली चीज है वो जो लाइट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसमें मैं सब पॉइंट डिस्कस करूंगा, ए बी और सी। मेरे सब पॉइंट में मैं पहले कहूंगा कि यहां से फोटोन बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन इमिट, वो डायग्राम बना हुआ है इसलिए आपको इमिटेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं शब्दों को ध्यान रखिएगा। सबको अब दिख रहा है कि फोटोन आ रहे हैं, लेकिन जो फोटोन आ रहे हैं उस केस 1 में पूरे के पूरे फोटोन आ रहे हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ। बैटरी पोटेंशियल बिल्कुल तैयार है यहां से भगाने के लिए, यहां पर बुलाने के लिए, लेकिन भगाएगा तो तब जब इमिट होंगे, बुलाएगा तो तब जब आएंगे। बोलने का मतलब ये कि केस 1 के अंदर जो पहला सब पॉइंट मैंने रखा है वो न्यू लेस देन न्यू जीरो है। मतलब इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर, मेरी भाषा ध्यान से सुनिएगा, इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर पहली बार सनलाइट इंसिडेंट कराया है, और वो भी सनलाइट ऐसा वाला जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से थोड़ी सी कम है, क्योंकि पॉसिबल 3 क्राइटेरिया में रख रहा हूं इसलिए आपको स्पष्ट बता रहा हूं। सर आपने तो कहा कि सनलाइट होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, बिल्कुल सही है, लेकिन सनलाइट में भी 7 कलर होते ना, तो कौन से पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी, किस रीजन की एनर्जी, विजिबल में कौन सा लाइट उसके ऊपर पड़ रहा है, कौन सी इंटेंसिटी का लाइट उस पर पड़ रहा है, वो भी डिसाइड कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, पोटेंशियल मैक्सिमम, सनलाइट आ रहा है, लेकिन फोटो सेंसिटिव मटेरियल भी कौन सा है? अगर सोडियम है तो फटाक से हो जाएगा, पोटेशियम सीसियम है तो थोड़ा सा हल्का समय लगता है। तो बोलने का मतलब ये कि न्यू लेस देन न्यू जीरो, न्यू इक्वल टू न्यू जीरो और न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, ऐसी 3 कैटेगरी हम तैयार कर रहे हैं और उन 3 कैटेगरी में अपने रिजल्ट को हम केस 1 के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब हमने देखा कि अगर लाइट आ रहा है और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी, नो डाउट सनलाइट है, नो डाउट अल्कली मेटल है, लेकिन मैंने बोला कि सोडियम अच्छा है, नहीं, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सीसियम हो सकता है, और हर एक का बंधे रहने वाली फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो जो सनलाइट आया हो सकता है उस सनलाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से कम है। सो दोस्तों, इंटेंसिटी कितनी भी हो, वोल्टेज कितना भी हो, अगर न्यू लेस देन न्यू जीरो है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का इमिशन अगर नहीं होगा तो आप कितने भी फोटोन रख दो, आप इधर अगर देखो एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ फोटॉन्स, अर्थात आप इंटेंसिटी रख दो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आप करंट रख दो, आई यानी करंट। तो दोस्तों, आपके मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के बावजूद भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, मतलब इंटेंसिटी भरपूर है लेकिन करंट आई की वैल्यू 0 0 0 है। इंटेंसिटी भरपूर है लेकिन करंट की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 है। माइक्रो एमीटर में कोई भी करंट नहीं दिख रहा क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, उसकी वजह थी न्यू लेस देन न्यू जीरो। उसी में अगर सब पॉइंट भी डिस्कस करते हैं न्यू इक्वल टू न्यू जीरो, तो दोस्तों इतना जरूर हो सकता है कि अगर न्यू जीरो के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर फ्री जरूर हो जाएगा, लेकिन फ्री होने के बाद ये जो बैटरी का पोटेंशियल है वही उसे ढकलेगा और ये जो बैटरी का पोटेंशियल है वही उसे अट्रैक्ट करेगा और उसी की वजह से करंट आ सकता है, बशर्ते इलेक्ट्रॉन के पास खुद की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी हो ताकि वो मूव करके जाए। इलेक्ट्रॉन के पास खुद की काइनेटिक एनर्जी हो बशर्ते तो ही वो मूव करके जाए, अन्यथा वो मूव नहीं कर सकता। सर ये धक्का मारेगा तो जाएगा, बुलाएगा तो जाएगा, वो जाना है, लेकिन खुद की भी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, तब न्यू इक्वल टू न्यू जीरो पर
आपको करंट मिल सकता है, वो भी किसकी वजह से? बाहर से दिए गए पोटेंशियल की वजह से। मतलब यहां पर कंडीशन दिख रही है कि अगर आपने वोल्टेज दिया तो आपको करंट मिलेगा, अगर आपने वोल्टेज दिया तो आपको करंट मिलेगा। मतलब पहली कंडीशन में कोई करंट नहीं था, कितनी भी इंटेंसिटी रख लो। दूसरी कंडीशन में करंट मिला, लेकिन वोल्टेज की वजह से मिला, पोटेंशियल की वजह से मिला, सिंपली ओबेइंग द ओम्स लॉ, सिंपली ओबेइंग द ओम्स लॉ। ऐसा हमको नजारा दिखा। तो फिलहाल दोनों केसेस में, चाहे पहला हो या दूसरा हो, आप इंटेंसिटी देख रहे थे मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम इंटेंसिटी में यहां कुछ नहीं मिला क्योंकि न्यू लेस देन न्यू जीरो था। दूसरे वाले केस में जब न्यू की वैल्यू न्यू जीरो के बराबर थी, तो आपको वोल्टेज की वजह से क्या मिल रहा है? करंट। जितना वोल्टेज आप दोगे उस प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन न्यू इक्वल टू न्यू जीरो पर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो जितना फोटोन आएगा उतना इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, उतने यहां तक पहुंचेंगे पोटेंशियल की वजह से। सो पोटेंशियल का रिश्ता करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा फॉलोइंग द ओम्स लॉ। ये एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी देता है, वाई एक्सिस डिपेंडेंट क्वांटिटी देता है। सो इंडिपेंडेंट में अगर वोल्टेज है, सो डिपेंडेंट में कौन है? करंट, जिससे साबित होता है कि वोल्टेज की वजह से वो करंट आ रहा है। तीसरा सब पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। ये बहुत कीमती पॉइंट है जिसे हमें समझना जरूरी है। बाहर से अगर फोटोन आ रहा है और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है, बाहर से अगर फोटोन आ रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है, तो डेफिनेटली, हाँ एक बात मैं बीच में और इंटरप्ट करके बोलना चाहूंगा। कभी अगर आपको ऐसा लगा, सर हमने सनलाइट इंसिडेंट कराया और ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल अल्कली मेटल है, तो हमको हर बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, बराबर है ना, क्योंकि फोटो सेंसिटिव है, ऊपर से अल्कली है, तो जब भी सनलाइट भेजोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलना है, तो फिर कब नहीं मिलेगा? सो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो कैथोड है वो हर बार फोटो सेंसिटिव में अल्कली के बजाय जनरल रख सकते हैं, और सनलाइट पहले इंसिडेंट कराने के बाद उसे रिप्लेस करके अल्ट्रावायलेट लाइट भेज सकते हैं। मैंने दो तरीके बता दिए बातों में। अगर आप फोटो सेंसिटिव मेटल अल्कली मेटल रख रहे हैं तो आप सनलाइट भेज रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो कि सनलाइट जब भेज रहे हैं तो ऐसा मटेरियल है जिसमें शुरुआती फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ, बाद में कुछ फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इमिशन हुआ, करंट आया, और तीसरा जब न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो होगा, सो 100% इलेक्ट्रॉन का खुद से इमिशन होगा विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर, क्योंकि न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है, इलेक्ट्रॉन बंधा 5 से था, हमने 6 भेज दिया, तो 1 की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर से इधर जाएगा। तो ये भाषा मैंने कही, लेकिन इसी में मैंने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया कि हो सकता है बाय चांस अगर आप ऐसा कहो कि नहीं सर हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल नॉर्मल मटेरियल रखते हैं, पहले सनलाइट भेजेंगे न्यू लेस देन न्यू जीरो के लिए, बाद में सनलाइट थोड़ी ज़्यादा ताकत वाला भेजेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला, और फिर जब सनलाइट से नहीं होगा तो हम अल्ट्रावायलेट लाइट भेजेंगे। ऐसा भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सो फिलहाल सनलाइट आया, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, कुछ तो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड पर पहुंचा। मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं उन फोटोन की तादाद देख रहा था, अगर 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। मैंने धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू किया, मैंने 7 किया तो 2 की एनर्जी आई, 8 किया तो 3 की एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आया, मैंने 9 किया तो 4, मैंने 10 किया तो 5। मतलब जैसे जैसे फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का रिश्ता मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी का रिश्ता मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कोई भी फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो जाने के बाद ही
रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब तक आप जो फ्रीक्वेंसी भेज रहे थे, अगर जो फ्रीक्वेंसी भेज रहे थे वो ये न्यू जीरो वाली फ्रीक्वेंसी से कम थी तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा था, कोई एनर्जी नहीं थी। जब न्यू जीरो पर आप पहुंचे तब इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, और मैंने कहा वो इमिशन में जो फ्लो मिला उसकी वजह खुद की काइनेटिक एनर्जी है तो ठीक है, वरना मिली हुई कुछ भी नहीं थी, क्योंकि इसके पास 5 थी, 5 इसको मिली, सिर्फ 3 हुआ, ये भाग रहा था पोटेंशियल की वजह से पॉइंट नंबर बी में। अभी जो पॉइंट नंबर सी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें दिख रहा है कि बाहर से आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, जो न्यू जीरो से काफी ज्यादा है। सो डेफिनेटली न्यू जीरो से अगर आगे है, सो देखो आप न्यू जीरो के आगे वाले पॉइंट पर मिल रही है काइनेटिक एनर्जी, न्यू जीरो के आगे वाले पॉइंट पर मिल रही है काइनेटिक एनर्जी, न्यू जीरो के आगे वाले पॉइंट पर मिल रही है काइनेटिक एनर्जी, जिससे साबित होता है कि अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है तो भैया जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। अभी मैंने आपके सामने केस 1 वी मैक्स और इंटेंसिटी मैक्सिमम रखते हुए फ्रीक्वेंसी का रिश्ता बताया, फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन बताया काइनेटिक एनर्जी के साथ, दिखाने की कोशिश करी कि ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। यहाँ ओम्स लॉ की कंडीशन वाली बात नहीं कही मैंने, वहाँ ओम्स लॉ वाली बात नहीं कही मैंने, यहाँ ओम्स लॉ कहा, सिंपली ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। सर यहाँ भी हो सकता था अगर वोल्टेज देने पर करंट आता, लेकिन वो तब संभव था जब न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो होता, जब न्यू लेस देन न्यू जीरो तो कुछ भी नहीं होता। तो इस केस 1 में जो मैंने सब एटम्स पॉइंट्स बताए आपके सामने ABC, उनसे बहुत कुछ बात आपकी क्लियर हुई होंगी। मैं इसी के लेक्चर नंबर जो 3 के रिमेनिंग हाफ में है, बचे हुए 2 केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप इन्हें अच्छे से समझिए, नोट डाउन कीजिए, ध्यान रखिए, पेपर के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।